नमस्कार साथियों। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 19 फरवरी 2017 को द्वितीय पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इस पेपर का प्रश्न है, स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल यानी एनवीसी का क्या प्रयोजन है? स्टार्टर के अंदर एनवीसी क्यों लगाई जाती है? ऑप्शन देखो, 50% वोल्टेज कम करने के लिए, नहीं। चुंबकीय प्रयोजन के लिए, सही है। 50% वोल्ट बढ़ाने के लिए, नहीं। यांत्रिक शक्ति के लिए, ये भी नहीं। यानी जो एनवीसी होती है वो स्टार्टर को जकड़न यानी ऑन अवस्था में जकड़ के रखने के लिए लगाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रयोजन के लिए, यानी उसको जकड़ने के लिए। तो राइट आंसर हो गया बी, चुंबकीय प्रयोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर को कंप्यूटर चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरण जैसे संवेदनशील उपकरणों के लिए पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। यानी किस प्रकार के ट्रांसफार्मर है जो संवेदनशील उपकरण है उनके अंदर काम में लिया जाता है? तो जो आइसोलेटेड प्रकार के होते हैं, यानी विभेदीय प्रकार के हम कह सकते हैं, जिसकी प्राथमिक और सेकेंडरी अलग अलग होनी चाहिए, तो वो ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन देखो, स्टेप डाउन प्रकार का, ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार का, स्टेप अप प्रकार का, आइसोलेटेड सेकेंडरी प्रकार का। यानी पृथक प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पृथक पृथक होनी चाहिए। तो विभेदीय आइसोलेट हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, किस पहलू को न्यूनतम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है? यानी जो कोर होती है, आर्मेचर कोर होती है, यानी जो मान लो मोटर के जो आर्मेचर है उसकी जो कोर है वो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? इसमें पूछा है लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, यानी पटलित पत्तियां प्रयोग क्यों करते हैं, यानी पटलित पत्तियों को एक दूसरे से इंसुलेटेड क्यों करते हैं? तो लेमिनेटेड के बारे में पूछे तो एडी करंट लॉसेज कम करने के लिए, यानी भंवर धारा हानि कम करने के लिए तो हम लेमिनेटेड करते हैं, यानी पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं सिलिकॉन या फेरिट कोर, यानी आर्मेचर के बारे में पूछे तो सिलिकॉन कोर क्यों प्रयोग की जाती है, यानी सिलिकॉन स्टील की धातु क्यों प्रयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा स्टेरेसिस हानि कम करने के लिए। यानी स्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए यानी इस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसका स्टेरेसिस नियतांक कम हो, जैसे कि सिलिकॉन स्टील है। और एडी करंट लॉसेज कम करने के लिए पटलित पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। तो इसमें लेमिनेटेड के बारे में पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडी करंट को कम करने के लिए। तो ऑप्शन देखो, वजन कम करने के लिए, यानी वजन को कम करने के लिए, नहीं। एडी प्रवाह यानी सही है। स्टेरेसिस यानी नहीं, लागत ये भी नहीं। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, त्रिकला डीओएल यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में न्यूनतम कॉन्टेक्टर्स आवश्यक होते हैं। यानी एक डीओएल स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इसमें कितने कॉन्टेक्टर होते हैं? यानी उसमें जो संयोजक बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। 3 तो तीनों खींच के और एक एक्सिलरी कॉन्टेक्टर, तो 4 कॉन्टेक्टर होते हैं। और इसकी कंडीशन भी पूछ लिया कि उसकी कंडीशन नॉर्मली ओपन होती है या नॉर्मली क्लोज होती है? तो वह सामान्य अवस्था में ओपन होता है, यानी एनो प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टेक्टरों की संख्या तो हो जाएगी 4, 3 तीनों फेज के और एक एक्सिलरी कॉन्टेक्टर, यानी 4 कॉन्टेक्टर हो जाएंगे। और इनकी कंडीशन रहेगी नॉर्मली ओपन, यानी इसको हम सप्लाई देंगे तो वो क्लोज हो जाएंगे और सामान्य अवस्था में वो खुला परिपथ होगा, एनो प्रकार का होगा। तो ऑप्शन देखो, 4 एनो यानी 4 होंगे और नॉर्मली ओपन होंगे, सही है। 3 एनो और 2 एनसी, यानी 3 बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 3 तो है नॉर्मली ओपन और 2 है नॉर्मली क्लोज, ये भी नहीं। सी में क्या है? 2 नॉर्मली ओपन और 2 नॉर्मली क्लोज, नहीं। 3 नॉर्मली ओपन, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 4 नॉर्मली ओपन होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण निम्न लैंगिक शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी है? यानी पश्चगामी शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कौन सा उपकरण निम्न लैंगिक शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी पश्चगामी शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, इंडक्टिव प्रकार का जो परिपथ होता है वो तो होता है पश्चगामी शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी, और कैपेसिटिव प्रकार का होता है वो अग्रगामी शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी होता है। तो अब ऑप्शन देखो, ट्रांसफार्मर इंडक्टिव प्रकार का हो गया, ये होगा, यानी पश्चगामी शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी होता है। विद्युत मोटर में भी इंडक्टर होते हैं, इसलिए ये भी उत्तरदायी होती है। चुंबकीय रिले के अंदर भी इंडक्टर होता है, ये भी होता है। कैपेसिटर अग्रगामी शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये पश्चगामी लैगिंग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैपेसिटर।
अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रेरण मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में उस मोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। यानी जब कोई प्रेरण मोटर है उसकी सप्लाई हम ऑन करते हैं तो उस समय रोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, यदि मोटर शून्य अवस्था में घूर्णित हो रही है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा उसके अंदर। और यदि यानी मोटर का रोटर है सिंक्रोनस गति पर घूर्णित होता है तो शून्य विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है इसके अंदर। तो ये स्टार्टिंग के समय पूछा है नहीं, जब मोटर को हम सप्लाई ऑन करते हैं तो इस समय रोटर की गति शून्य होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है। तो ऑप्शन देखो शून्य उतना ही होगा जितना चलते समय था, नहीं अधिकतम सही है, न्यूनतम नहीं। तो राइट आंसर हो गया सी अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण किसी प्रेरण मोटर की में आंशिक शिल्प को दर्शाता है। यानी शिल्प और वो भी किसमें, अंश में। तो देखो किस किस कौन कौन सी होती है शिल्प। एक तो शिल्प होती है आरपीएम में, यानी केवल कई बार पूछ लेते हैं कि शिल्प आरपीएम में क्या होगी। तो आरपीएम में शिल्प ज्ञात करने का सूत्र होगा ns माइनस एनआर। यानी सिंक्रोनस गति में से रोटर गति को घटा दें तो वो शिल्प जो आएगी आरपीएम में आ जाएगी। और कौन सा होता है अंश में, तो शिल्प किस में हो जाएगी, अंश में पूछ ले तो ns माइनस एनआर बट्टा ns, यानी सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटा सिंक्रोनस गति। यदि प्रतिशत में पूछ ले तो शिल्प प्रतिशत में पूछ ले तो सूत्र हो जाएगा ns माइनस एनआर बटा ns इंटू 100। यानी सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बट्टा सिंक्रोनस गति इंटू 100 प्रतिशत में पूछ ले तो। इसमें पूछा अंशीय शिल्प, यानी अंश में क्या होगी, तो अंश में शिल्प हो जाएगी सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बट्टा सिंक्रोनस गति। ऑप्शन देखो किसमें है ये, डी ऑप्शन में देखो एस बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल त्रिकला प्रेरण मोटर का शिल्प 3% है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच तुलनात्मक गति क्या होगी। यानी उसके जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच तुलनात्मक गति, यानी ये रोटर गति के बारे में पूछा है कि रोटर गति इसकी क्या होगी। तो देखो अंश में दे रखी है शिल्प, तो हम देखो हल कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर। देखो एक 440 वोल्ट, यानी V बराबर क्या दे रखा है, V बराबर दे रखा है 440 वोल्ट। F दे रखी है 50 हर्ट्ज, F बराबर दे रखी है 50 हर्ट्ज। पोलों की संख्या P बराबर दे रखे हैं 6, पोलों की संख्या है 6। S बराबर क्या दे रखा है, S बराबर दे रखा है 3% है, शिल्प दे रखी है 3%। अब ज्ञात क्या करना, तुलनात्मक गति, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच तुलनात्मक गति यानी रोटर गति एनआर ज्ञात करना है। एनआर बराबर ज्ञात करना है, तो हम एनआर और एनएस दोनों ही ज्ञात करने पड़ेंगे एस ज्ञात करने के लिए। एस प्रतिशत का सूत्र क्या था कि एस बराबर यानी प्रतिशत में है तो एनएस माइनस एनआर बटा एनएस इंटू, यही सूत्र था कि एस बराबर प्रतिशत में है तो एस इन परसेंट बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू 100। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एन एस नहीं दे रखी है तो पहले एन एस ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे कि अपना एक सूत्र है एफ बराबर पी एन बटा 120, और इसे हम एन एस ज्ञात करेंगे, यानी एन एस होगी तो एन एस बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू 120 बट्टा पी। एफ का मान कितना है 50 इंटू 120 बट्टा पोल कितने हैं 6। तो एनएस क्या हो जाएगा, यानी सिंक्रोनस गति कितनी हो जाएगी 1000 आरपीएम, यानी सिंक्रोनस गति कितनी हो जाएगी 1000 आरपीएम। अब ये एनआर हम ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यही सूत्र है अपना,
देखो एस कितनी दे रखी है, 3%। तो 3 यहाँ 100 लगा रखे तो बट्टा 100 की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ परसेंट में ही है ये 3। एन एस कितना है 1000, माइनस एन आर ज्ञात करना है, बट्टा एन एस कितनी है 1000 इंटू 100। पक्षांतरण कर लो, देखो ये इधर आ जाएगा 3, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा 3 इंटू 1000, ये गुणा में इधर आएगा तो आ जाएगा भाग में बट्टा 100 बराबर 1000 माइनस एन आर। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो गया 30 बराबर 1000 माइनस एन आर। पक्षांतर कर लो, ये इधर आएगा एन आर तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया 1000 माइनस 30 कितना हो जाएगा 970 आरपीएम। ये क्या हो जाएगी रोटर गति। तो एनआर कितनी हो जाएगी 970 आरपीएम। किस ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में देखो 970, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए 970 रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम। अगला क्वेश्चन है, एक एचपी 1 मिनट में कितने किलोग्राम पानी ऊपर उठाने के बराबर है। यानी 1 एचपी है वो कितना किलोग्राम 1 मिनट में पानी ऊपर उठा सकता है। तो देखो बीएचपी बराबर क्या दे रखी है, बीएचपी बराबर है 1 एचपी, यानी ब्रेक अश्व शक्ति है 1 एचपी। समय क्या दे रखा है, टी बराबर दे रखा है 1 मिनट, यानी इसे हम 60 सेकेंड। अब पूछा क्या है, यानी कितने किलोग्राम पानी को ऊपर उठाने के बराबर है, यानी द्रव्यमान और विस्थापन पूछा, यानी कितने किलोग्राम और कितने मीटर तक ऊपर उठाने के बराबर है। यानी एक प्रश्न थोड़ा सा गलत दे रखा है, किलोग्राम मीटर ऊपर उठाने के लिए बराबर होता है, इस प्रकार देना चाहिए ये प्रश्न। तो देखो सूत्र क्या है अपना कि बी एच पी बराबर होता है द्रव्यमान इंटू विस्थापन बट्टा टी इंटू 75। ये बी एच पी का मान कितना दे रखा है 1 एच पी, तो 1 बराबर एम इंटू एस बट्टा टी 60 इंटू 75। तो एम एस बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू एस बराबर हो जाएगा 60 इंटू 75 इंटू 1, और इनको 60 को 75 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4500, 4500। अब ये द्रव्यमान और विस्थापन यानी केजी मीटर होगा, ये 4500 केजी मीटर होगा, यानी कितने किलोग्राम मीटर, यानी किलोग्राम मीटर पानी ऊपर उठाने के बराबर होगा, तो 4500 केजी मीटर के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4500 केजी मीटर। इसमें यानी थोड़ा सा गलत दे रखा है प्रश्न, 4500 केजी है, जबकि ये इस प्रकार दिया होता है कि 1 मीटर ऊपर उठाने के बराबर होगा, तो फिर 4500 केजी हो जाता, यानी मीटर भी साथ में देना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर को निम्न में से किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। यानी ACSR चालक है उसको हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, ऑयल आकार का स्लीव, यूनिवर्सल पीजी क्लैंप, स्लीव सीधी स्लीव व नट कनेक्टर, कंप्रेसर स्लीव। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेशन स्लीव का, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य पैनल बोर्ड से सभी उपसाधक धातु अंश को प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए किस बॉन्डिंग का उपयोग किया जाता है। यानी मुख्य पैनल बोर्ड से सभी उपसाधक को प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए, यानी ये ग्राउंडिंग के लिए कह रहे हैं, यानी अर्थ करने के लिए किस प्रकार के बॉन्डिंग का उपयोग किया जाता है, तो अर्थिंग बॉन्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखो, फेज बॉन्डिंग, अर्थिंग बॉन्डिंग, न्यूट्रल बॉन्डिंग, सीमेंट बॉन्डिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थिंग बॉन्डिंग, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 पीएफ के 2 संधारित्र श्रेणी में जोड़े गए हैं, कुल धारिता क्या होगी। यानी 4 पिको फैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, यानी हमारे पास 4-4 माइक्रो फैराड के 2 संधारित्र है और इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। मान लो इस प्रकार से है, एक संधारित्र ये दूसरा संधारित्र है,
ये है 4 माइक्रोफेरेड पिकोफेरेड का, ये है 4 पीएफ का, और ये भी है 4 पिकोफेरेड का। तो पूछा है कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में कुल कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/Ct बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। मान लो ये C1 है, ये C2 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया 1/Ct। और यदि ये सभी समान मान के हैं तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं कि Ct बराबर हो जाएगा C/n। यानी C का से क्या है, एक कैपेसिटर का मान 4, n संख्या 2, तो कितना हो जाएगा 2। किसमें पिको फेरेड है तो पिको फेरेड। यानी इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं या इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/Ct बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इनका लघुत्तम क्या आ रहा है 4, तो 1/Ct बराबर हो गया 4 का भाग इसमें 4, 1 1 को 1 से गुना किया 1 प्लस 1, तो 1/Ct बराबर हो गया 2/4, या Ct बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर 2 पिको फेरेड में, तो पिको फेरेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 पिको फेरेड। किस में है डी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया डी 2 पीएफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या निकिल कैडमियम सेल का एक लाभ है। यानी निकिल कैडमियम सेल का एक लाभ क्या है। ऑप्शन देखो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड नहीं होता है, यानी निकिल के एडियम सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड नहीं होता है, सही है। क्योंकि जो सीसा संचायक सेल होता है वो तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड होता है, उसके अंदर तो यानी तनुगंधक अम्ल होता है, जबकि इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो ये सही है, यानी इसके अंदर एसिड नहीं होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH होता है, सही है। उच्च भीतरी प्रतिरोधकता भी नहीं, यह दूसरे सेलों से अधिक आम होता है, नहीं स्वनिर्वहन सेल्फ डिस्चार्ज कम होता है। तो इसका लाभ पूछा है तो लाभ हो जाएगा फिर ए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड नहीं होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा फिर। अगला क्वेश्चन है निम्न उपसाधनों में कौन से पैनल बोर्ड में होते हैं। यानी निम्न उपसाधनों में कौन सी पैनल बोर्ड में होती है, यानी पैनल बोर्ड में जो दिए हुए हैं इनमें से क्या होता है। स्विच गियर होता है, क्या होता है पैनल बोर्ड में, सॉफ्ट नहीं होती, मोटर नहीं, कपलिंग ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन से होगा कि स्विच गियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मिलियन ओम्स निम्न के बराबर होता है। यानी 10 मिलियन ओम्स, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 10 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 मिलियन बराबर क्या होता है 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख आज से क्या हो गया 1 मेगा, यानी 10 के घात 6, यानी 10 लाख आज से हो गया कि 10 की घात 6, यानी 1 मेगा कह सकते हैं हम। तो 1 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा 1 मेगा। अब 10 मिलियन है, 10 मिलियन बराबर हो जाएगा 10 मेगा। ओम में तो ओम, और ये ओम में ये तो 10 मेगा, 10 मेगा ओम हो जाएगा। तो किस में देखो बी ऑप्शन में देखो 10 मेगा ओम, तो 10 मिलियन बराबर 10 मेगा ओम, क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है 1 मेगा, या इसे हम 10 लाख भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर बी, फिर इसमें क्या हो जाएगा 10 मिलियन बराबर 10 मेगा ओम, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इमारत और ओवरहेड लाइन है, लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच क्षैतिज क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए। यानी कोई इमारत है या कोई ऊंचा मकान जो भी है, इसके पास से गुजरे, मान लो ये मकान है, इसके पास से यहाँ से कोई लाइन गुजर रही है, तो पूछा है कि ये जो लाइन है, लाइन और ये मकान, इनके बीच की ये दूरी कितनी होनी चाहिए। तो और वो भी कौन सी है, लो या मीडियम वोल्टेज, यानी 650 वोल्ट तक के बारे में पूछा है। तो देखो 11 केवी तक, यानी 11 केवी की लाइन है, तो ये दूरी होती है 4 फीट, यानी 11 केवी तक ये दूरी रखी जाती है 4 फीट, और 4 फीट को हमें मीटर में रखें तो 1.220 मीटर, यानी 11 केवी तक की लाइन जो मकान है इससे 36 दूरी रखी जाती है। फीट में पूछ ले तो 4 फीट, या मीटर में पूछ ले तो 1.220 मीटर। यदि कई बार उच्च वोल्टता के बारे में पूछ ले, 33 केवी के बारे में पूछ ले, तो 33 केवी की लाइन होती है 6 फीट या 1.830 मीटर,
यानी मीटर में पूछ ले तो 1.830 मीटर, या फीट में पूछ ले तो 6 फीट है। तो इसमें यानी 11 केवी तक की लाइनें होती है, उसके बीच की ये क्लियरेंस कितनी रखी जाती है, 4 फीट है। अब ऑप्शन देखो, यानी मीटर में पूछ ले तो 1.220 मीटर। ऑप्शन देखो 1.2 मीटर, 1 मीटर, 1.219 मीटर, 1.21 मीटर। तो 1 पॉइंट यानी 219 यानी वो लगभग 2 मीटर ही हो जाएगा, यानी 1.220 हो जाएगा लगभग। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा कि 1.219 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जमीन के भीतर 11 केवी एचटी केबल बिछाने के लिए जमीन की सतह से नीचे क्या गहराई होनी चाहिए। यानी 11 केवी की लाइन अंडरग्राउंड बिछानी है, तो दूरी यानी फर्श से वो दूरी कितनी रखेंगे, अंडरग्राउंड की जो दूरी है वो क्या रखेंगे। यानी मान लो ये धरातल है, तो 11 लाइन ये बिछा रहे हैं, तो ये दूरी पूछिए कि ये दूरी क्या होगी, यानी अंडरग्राउंड की धरातल से कितनी गहराई में बिछाएंगे। तो जो एलटी केबल होती है, एचटी यानी लो टेंशन केबल होती है, या मध्यम वोल्ट तक की केबल होती है, यानी 650 वोल्ट तक की जो केबल होती है, 650 वोल्ट तक की केबल होती है, इसको हम 0.75 मीटर गहराई पर बिछाते हैं। जबकि 11 केवी की केबल, 11 केवी की जो लाइन होती है, यानी 650 से ज्यादा और 11 केवी तक की होती है, वो होती है 0.9 मीटर की गहराई पर। यदि 22 या 33 केवी की लाइन होती है, यानी 22 केवी या 33 केवी की जो लाइन होती है, वो होती है 1.05 मीटर की गहराई पर स्थापित करते हैं। और कई बार पूछ लेते हैं सड़क के पार जा रही है, यानी मान लो ये सड़क है और सड़क के जो क्रॉस करती है अंडरग्राउंड केबल, उसकी जो दूरी रखी जाती है वो होती है 1 मीटर। तो इसमें पूछिए 11 केवी की लाइन, तो 11 केवी की लाइन होती है 0.9 मीटर गहराई पर स्थापित की जाती है। तो किसमें है देखो, डी ऑप्शन में देखो 0.9 मीटर, तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र को किस रूप में जोड़ा जाने पर वह किसी एसी मोटर का शक्ति गुणांक का मान बढ़ाएगा। यानी शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए संधारित्र को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, संधारित्र को मोटर परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो शुरुआती वाइंडिंग पर, मेन वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, मोटर के साथ समांतर में, मोटर के साथ श्रेणी में। तो मोटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण किया जाता है। यानी एक जो मोटर है वो ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण करता है। यानी मोटर क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी, गतिज या स्थितिज, तो गतिज के अंदर परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखो, चुंबकीय ऊर्जा में नहीं, विद्युत ऊर्जा में नहीं, गतिज ऊर्जा से ये तात ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है मोटर। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर नहीं चल सकता क्योंकि। यानी कोई भी प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर है, इसका जो रोटर है वो सिंक्रोनस गति से कुछ कम गति पर चलता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन देखो, वायु घर्षण यानी एयर फ्रिक्शन ऐसा करने से रोकता है, लेंज के नियम का उल्लंघन होगा, फिर रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा, प्रेरण मोटर सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। तो इन ऑप्शनों में देखें तो सी ऑप्शन इसका सही होगा कि रोटर टॉर्क है वो शून्य हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर की कौन सी स्थिति से बचने के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले प्रयोग किया जाता है। यानी ओवरलोड रिले क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी मोटर परिपथ में ओवरलोड रिले क्यों प्रयोग किया जाता है। तो ओवरलोड रिले के बारे में पूछा है तो हो जाएगा अतिरिक्त करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी अति भार से या अतिरिक्त करंट से या ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कई बार पूछ लेते हैं मोटर परिपथ में पूर्तिकार फ्यूज क्यों प्रयोग किया जाता है। तो मोटर परिपथ को लघु पथ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी मोटर परिपथ में यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जो फ्यूज होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है, और यदि अति भारित हो जाए तो ओवरलोड रिले सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें अति भार के बारे में पूछा है कि थर्मल ओवरलोड रिले क्यों प्रयोग किया जाता है, तो अतिरिक्त करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यानी किस में देखो, ए में देखो ओपन सर्किट, बी में अतिरिक्त करंट, सी में शॉर्ट सर्किट, और डी में कम वोल्टेज। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि अतिरिक्त करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय कॉन्टैक्टर निम्न में से किससे प्रचलित होते हैं। यानी जो चुंबकीय कॉन्टैक्टर होते हैं वो किससे प्रचलित होते हैं। ऑप्शन देखो, आर्मेचर,
स्विचिंग कॉन्टेक्टर्स योग कुंडली, तो कुंडली से प्रचलित होते हैं, कुंडली को हम ऊर्जित करते हैं तो कॉन्टेक्टर है वो यानी परिपथ को ऑन या ऑफ कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2 वाट मीटर विधि से कौन सा फॉर्मूला फेज कोण दर्शाता है। फेज कोण के बारे में पूछा है, तो 2 वाट मीटर के द्वारा शक्ति मापन कर रहे हैं, तो फेज कोण दर्शाने का सूत्र क्या हो जाएगा। देखो सूत्र क्या होता है अपना, टेन थीटा बराबर हो जाएगा √3 P1 माइनस P2, यानी इसमें W1 है तो चलो W से ले लेते हैं, W1 माइनस W2 यानी प्रथम वाट मीटर का पाठ्यांक माइनस द्वितीय वाट मीटर का पाठ्यांक बटा W1 प्लस W2, ये हो गया टेन थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2 और इनटू 10। अब ये 10 नीचे है, इसमें ऑप्शनों में ऊपर की तरफ दे रखा है, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस घात की घात 1 यानी घात 1 कह सकते हैं, ऊपर आएगा तो घात -1 हो जाएगा। तो फेज कोण यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 √3 W1 माइनस W2 बट्टा W1 प्लस W2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 √3 W1 यानी प्रथम वाट मीटर का पाठ्यांक माइनस द्वितीय वाट मीटर का पाठ्यांक बटा प्रथम वाट मीटर का पाठ्यांक प्लस द्वितीय वाट मीटर का पाठ्यांक। इस ऑप्शन में ये देखो, बी ऑप्शन में देखो कि फेज कोण थीटा बराबर हो जाएगा 10 की पावर -1 √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है, यानी जीआई पाइप है उसको अर्थिंग क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखो, सुरक्षित करंट प्रवाह के लिए, तारों की क्षति रोकने के लिए, लीकेज करंट को जमीन में भेजने के लिए, इंसुलेशन व रोधन की क्षति को रोकने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लीकेज करंट को जमीन में भेजने के लिए जीआई पाइप को अर्थ किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कौन सी वोल्टेज लाइन 230 वोल्ट से अधिक नहीं होती है, यानी 230 वोल्ट के लिए कौन सी लाइन है, निम्न तनाव, अतिरिक्त उच्च तनाव या मध्यम तनाव। तो 230 या 250 वोल्ट तक तो होती है एलटी यानी निम्न तनाव, और मध्यम तनाव एमटी होती है, वो होती है 250 से 650 वोल्ट तक की। एचटी होती है वो 650 से 33 केवी तक, ईएचटी होती है वो 33 केवी से अधिक की वोल्टता को हम ईएचटी कहते हैं। तो इसमें 230 पूछे तो 230 यानी 250 तक की जो वोल्टता होती है वो निम्न तनाव वोल्टता कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित, शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथी।